सुगस कल के दिन विशाल मेगा मार्ट ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए, लेकिन विशाल मेगा मार्ट में जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से स्टॉक ना कहीं एक रेंज में देखने को मिला, यानी कि रेंज बाउंड है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? कल के रिजल्ट्स जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी ने पहले क्या किया है और अभी इसका चार्ट क्या कर रहा है, ताकि आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर एनालाइज सही तरीके से कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के आखिर में हम चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना। पहले हम आते हैं एक छोटे से क्लिप पे जो हम लोगों ने इसका लास्ट वीडियो लिया था ना, ये क्वार्टर थ्री का वीडियो है, ठीक है, जब कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स दिए थे। इसको एक बार ध्यान से सुनना। पब्लिक इतनी नहीं, बट अगर कंपनी अपने ग्रोथ परसेंटेज को इस तरह से ड्रॉप करेगी तो इन एफआईएस और डीआईएस के होने का भी फायदा नहीं रहता है। सो आने वाले ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। इस वीडियो में कंपनी ने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों के साथ इसमें अपडेट किया था क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। अब इस वीडियो में आपने सुना कि एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग बढ़ाने का भी फायदा नहीं रहता अगर कंपनी अपने ग्रोथ परसेंटेज को इस तरह से डिक्लाइन करती है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि कंपनी ने अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए हैं। एक बार यहां पर पहले इस वाली अपडेट को देखना। ये अपडेट बताती है कि ऑयल के प्राइसेस आपको पता है बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो नॉर्मल कन्फेक्शनरीज इन सब के आइटम्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब इनका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो आता है कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर की जो इनकम है उसके ऊपर डायरेक्ट बर्डन पड़ता है। तो क्या कंजम्पशन यहां पर कम होगी? क्योंकि विशाल मेगा मार्ट डायरेक्टली इसी सेक्टर में काम करता है और अगर कंजम्पशन में थोड़ी सी भी कमी आती है तो वहां पर आपको मार्जिन ड्रॉप होते देखने को मिलते हैं। सो अगर ये टेंशन और फर्दर एस्केलेट होती है तो शायद आने वाले क्वार्टर्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता देखने को मिले, लेकिन इस वाले क्वार्टर पर नहीं आया होगा। उसके पीछे का रीजन है कि ये जो सिचुएशन है ये अप्रैल में ज्यादा एस्केलेट हुई है रादर देन इन मार्च, ठीक है। ऑल द फरवरी से ही चीजें कंटिन्यूस में है, लेकिन जो मेजर इंपैक्ट आपको दिखाए कहीं ना कहीं वो अप्रैल से दिखाए, तो इनका जो इंपैक्ट ज्यादा है वो क्वार्टर वन में फाइनेंशियल 26-27 में आता देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी इनको रीड कर लेना कि मार्केट सेंटीमेंट ऑन कंज्यूमर कोस्ट और साथ में उसके इनकम के ऊपर क्या बर्डन पड़ता है। सो कल के दिन कंपनी ने जो रिजल्ट दिए वहां पर रिवेन्यू ग्रोथ 22% पे है एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 46%, ठीक है। अभी हम इन पूरे रिजल्ट्स को सही तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले आप चार्ट पैटर्न पे आओ, ठीक है। यह है विशाल मेगा मार्ट का चार्ट पैटर्न। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे जब से कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक ने सिर्फ एक रेंज के अंदर काम किया है। ये चार्ट, मैं सिर्फ चार्ट की बात कर रहा हूं, कंपनी को मैं जो है साथ में बता नहीं रहा कि कंपेयर नहीं कर रहा कंपनीज को, मैं सिर्फ चार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। ये चार्ट आपको बहुत हद तक नजर आएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी लिस्टिंग के बाद से कुछ इसी तरह का चार्ट दिया है। हायर हाइज और लोअर लोज क्रिएट करे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो भी अनसर्टेन देखने को मिलता है, रेवेन्यू के अंदर नहीं, ज्यादातर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अब क्या इसमें भी ऐसा ही है? तो अभी उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये एक रेंज बाउंड है। यहां पर आपको जो क्रूशल बेस लाइन देखने को मिलती है विशाल मेगा मार्ट में वो नजर आएगी अराउंड 99 के पास में। यहां आपकी क्रूशल बेस लाइन आपको दिखेगी 99 पर। इसका जो इंपॉर्टेंट मिड रिजेक्शन जोन आपको दिखेगा वो नजर आएगा लगभग 120 पे, 120 पे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इस रेंज पर आकर के लगभग 3 बार लॉन्ग टर्म चार्ट में ये रिजेक्शन फेस कर चुका है। एक बार यहां फॉल देखने को मिला, एक बार यहां पर, और एक बार फिर से 120 के ऊपर जाते स्टॉक में गिरावट यहां पर दे दी है और लास्ट सेशन 112 पर डिप कर गया था। उसके बाद में छोटी सी रिकवरी बनी और 118 पे क्लोजिंग दी है लास्ट सेशंस के अंदर विशाल मेगा मार्ट ने। अब अभी के लिए इस कंपनी में सिचुएशन जो खराब देखने को मिल रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये है कि 200 ईएमए के नीचे स्टॉक आ रखा है, ठीक है। 200 ईएमए के नीचे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी आप कहो या कुछ भी, स्टॉक में 200 ईएमए सस्टेन नहीं करा और कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन देते हुए स्टॉक में आपको वापस गिरावट देखने को मिल गई। अब एक बार हम इसको शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। लास्ट टू लास्ट कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है जहां पर नीचे की टेल लंबी थी, 200 ईएमए पर रिजेक्शन खाया लास्ट टू लास्ट सेशन में। उसके लास्ट सेशन में भी, यानी जो लास्ट सेशन था आपके पास में, वहां भी 200 ईएमए पर रिजेक्शन खाया। ऑल्दो ये दोनों ही कैंडल्स जो आपकी लास्ट सेशन के अंदर बनी है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि स्टॉक 200 ईएमए के पॉइंट पे यानी 123 पर वापस जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी वहां पर नहीं बन रही।
यानी भैया अगर कमिंग सेशन में ये 200 EMA के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहता है, तब चांसेस बहुत आए हैं कि ये वापस से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिटेन कर पाए, स्पेशली 128, जो कि एज पर चार्ट पैटर्न इसका एक क्रूशियल रिजेक्शन है। बिफोर दिस लेवल, जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं किया इन द पास्ट एज वेल, तब तक आपको ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आई है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि 128 आपका कितनी बार क्रूशियल रिजेक्शन की तरह रहा है, काम किया इसने 128 ने क्रूशियल रिजेक्शन की तरह। और हर बार आप देखो यहाँ पे जब जब 128 पर रिजेक्शन किया, तो जब तक वहां पर पूरा स्टेबिलिटी कंसोलिडेशन नहीं कर लिया, उसके बिना ब्रेकआउट आपको यहां पर भी नहीं मिला था। और जब ऊपर से नीचे डिप करता है, तब भी 128 को बेस बना करके ही वापस रिकवरीज देखने को मिलती है। यानी 128 आफ्टर 200 EMA, जो कि इस समय 120 के पास में है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ठीक है, 128 लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए पिछली दो कैंडल्स काफी अच्छी नजर आ रही है, काफी स्टेबल भी है, 200 EMA को क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं जा रही है। सो इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो ही आपको अप ट्रेंड मिलेगा, अदरवाइज 200 EMA के नीचे कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है स्टॉक का चार्ट। ऑलराइट, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। पैसे नहीं लगते इस चीज के, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है। सीरियसली, मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो बहुत अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन मेरे मन में जो होता है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ प्रॉपर तरीके से। मेरे को अच्छा लगता है अगर एक भी सब्सक्राइबर मेरे वीडियो पे आता है। सीरियसली, मैं सुबह रोज उठ करके देखता हूँ कि आज कितने सब्सक्राइबर आए मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो अभी भी इतने सब्सक्राइबर है, बट स्टिल मेरे को ऐसे रहता है कि एक सब्सक्राइबर मुझे मिल जाए, बस एक मिल जाए। तो अगर एक भी बढ़ता है सीरियसली मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आप लोग चाहो तो प्लीज कर देना, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। ठीक है, ऑल राइट। मार्च 26 ये है कंपनी का रेवेन्यू 3114। भैया दिसंबर में बहुत बढ़िया कंपनी ने रेवेन्यू दिया, लेकिन कंपनी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो क्या एक चर्न जो है वो मार्च क्वार्टर में ही कंपनी पर पड़ गया था, क्या हम ये कह सकते हैं? तो एक बार ना यहां पर देखते हैं कि मार्च क्वार्टर एक्चुअल में कंपनी कैसा देती है। सो अगर आप कंपनी के रिवेन्यूज यहां पर देखोगे ना 2023-24 में और 2024-25 के अंदर, तो आप लोग को यहां नजर आएगा कि ऐसा नहीं है कि इस बार कंपनी ने मार्च क्वार्टर के अंदर रिवेन्यू कम दिया है। ऑलरेडी कंपनी हर साल के अंदर मार्च का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद दिसंबर कम ही दे रही है। लेकिन कंसर्न यहां पर ये नहीं बना है, ये कोई कंसर्न नहीं है कंपनी के लिए आज के क्वार्टर के अंदर। जो कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट है उसमें ये कंसर्न नहीं है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ कितना है। तो ग्रोथ यस कंपनी ने 22.22% का दिया है, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़िया है। तो भैया पहला सेगमेंट कंपनी का बढ़िया है, या कोई खराबी कंपनी ने नहीं दी। भले ही रिवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं, ये कंपनी में ऐसा देखने को मिलता है। मार्च का क्वार्टर दिसंबर के कंपैरिजन में वीक ही आता है, बट अच्छी चीज ये है कि ग्रोथ परसेंटेज बढ़िया था। ऑल्दो मार्जिन जो है ओपीएम परसेंटेज 2% ड्रॉप किया है, यहाँ पे 16% से 14% पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज आया है। और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज यार यहां पर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऑल्दो प्रॉफिट्स आपको काफी कम नजर आएंगे, 313 से 168 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी आई है। तो भैया प्रॉफिट्स बहुत कम हुए हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि भैया जो 19% का ग्रोथ दिसंबर में था ना, वहां से उठते हुए 46% के प्रॉफिट ग्रोथ पर कंपनी आई है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल अगर मैं देखूं बढ़िया है, कोई खराबी यहां पर नहीं है रिजल्ट्स के अंदर। ऑल राइट, लेकिन एक चीज को आप फिर भी यहां पर नोट जरूर करना, आपको ये नजर आ रहा है 19%, 23%, 20, 22, 17, 22, ये एक तरह का ना फ्लैट ग्रोथ है। इसमें कोई बड़ा मार्जिन आपको नजर नहीं आ रहा या कोई बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक बड़े डिफरेंसेस नहीं आते तब तक आपको चार्ट पर भी ना वो बड़ी रैलीज नहीं दिखती। ठीक है, या तो कंपनी कॉन्टिन्यूसली हर क्वार्टर के अंदर ग्रोथ को धीरे धीरे करके बढ़ाए। इस तरह का ग्रोथ रहा दे कि एक क्वार्टर अच्छा दिया, फिर अगला अच्छा दिया, फिर अगला फ्लैट दे दिया, फिर अगला में थोड़ा सा फ्लैट दे दिया, फिर अगला ड्रिप कर गया, फिर थोड़ा सा अच्छा दे दिया। हमको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ग्रोथ के अंदर। प्रॉफिट्स में भी यही काम कंपनी करती है। 28%, फिर बहुत बढ़िया 88%, इस टाइम पर बढ़िया रैली स्टॉक में देखी, फिर 37%, फिर 46%, फिर 19%, अब 46%। तो ऐसे में आपको स्विंग्स देखने को मिलते हैं। बहुत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और आपका विशाल मेगामार्ट, मैं बता रहा हूं, मैं बिजनेस को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा मत लिखना, मैं सिर्फ चार्ट्स को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही। तो दोनों में ही आपको इस तरह से स्विंग्स देखने को मिलते रहते हैं। 42.1 पर एमएफआई है, 47.9 पर आपका आरसीए टेक्निकल्स न्यूट्रल है। ऑल राइट, तो ये था आज का वीडियो विशाल मेगा मार्ट पर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पर इस पर भी आप लोगों के साथ कंटेंट अपलोड करूं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले
वीडियो में।